हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज का नया टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे सिलेबस में सेकेंड ईयर में भी आता है और फोर्थ ईयर में भी आता है। और हमारी जो कम्युनिटी हेल्थ जो CHO होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस, उनकी पोस्टिंग में भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग को हिंदी में परिवार नियोजन कहा जाता है। फैमिली प्लानिंग के अंदर इस चीज़ की जो फैमिली प्लानिंग होता है वो उसका एक मीनिंग है। मतलब फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि किसी भी फैमिली को, किसी भी कपल को अपनी फैमिली में जो मतलब अपने बच्चे हैं वो कब उनको लाना है, या बच्चों में कितने टाइम का डिफरेंस करना है, या कितने बच्चे उनको फैमिली में चाहिए। इस चीज़ की प्लानिंग फैमिली प्लानिंग के अंदर आती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फैमिली प्लानिंग इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन हैज़ एंड the intervals between their birth through the use of various contraceptive methods and intervention। यानी कि फैमिली प्लानिंग के अंदर जो कपल होता है वो अपने मतलब उन्हें बच्चे कब चाहिए इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, और अगर बच्चे चाहिए तो उन्हें कितने टाइम के बीच में, मतलब कितना ड्यूरेशन चाहिए दोनों बच्चों के बीच में, इस चीज़ को वो डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके वो ये इन सारी चीज़ों को इंटरवेंशन करते हैं। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग बेसिकली अगर हम देखें तो एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है कि अगर फैमिली में किसी को कितने बच्चे चाहिए या कब चाहिए, इस चीज़ का डिसीजन वो फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। और इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है वो उनको हेल्प प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जो फैमिली प्लानिंग है ये पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये RC शर्मा के अकॉर्डिंग है। सेकंड डेफिनेशन देखेंगे हम। फैमिली प्लानिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग व्हेन एंड हाउ मैनी चिल्ड्रंस टू हैव यूजिंग मेथड लाइक बर्थ कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग जो एक प्रैक्टिस होती है अपनी जो बर्थ है, मतलब अपने फैमिली में अपने बच्चों को बर्थ देना, उसे कंट्रोल करने की। ठीक है, जो किसके द्वारा की जाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के यूज़ करके। ठीक है, यानी कि किसी को बच्चे कब चाहिए और बच्चों के बीच में डिफरेंस कितना चाहिए, एज गैप कितना चाहिए, इस चीज़ को वो फैमिली प्लानिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका इम्पॉर्टेंस कि फैमिली प्लानिंग की क्या क्या इम्पॉर्टेंस है। तो फर्स्ट है पॉपुलेशन कंट्रोल। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था, फैमिली प्लानिंग जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है, देन सेकंड आता है इम्प्रूव्ड हेल्थ। देन थर्ड आता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। देन फोर्थ आता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। देन फिफ्थ आता है बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन सिक्स्थ आता है इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी। सेवन्थ आता है रिडक्शन इन पॉवर्टी। देन आता है सोशल बेनिफिट्स। ठीक है, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंस है। अब हम इन्हें ब्रीफ में आगे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल में हम देखेंगे हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रिवेंटिंग ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑन रिसोर्सेज एंड द इन्वायरमेंट। यानी कि जो फैमिली प्लानिंग की हेल्प से जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत मदद मिलती है, और जो ओवर पॉपुलेशन है इसे भी फैमिली प्लानिंग कंट्रोल करती है। फैमिली प्लानिंग की हेल्प से अगर किसी मान लो अगर कोई फैमिली है, अगर उन्हें फैमिली प्लानिंग का प्रॉपर नॉलेज है तो वो पर्टिकुलर उतनी ही संतान को जन्म देंगे जितने की उन्हें नीड है, या फिर जितने की वो पालन पोषण कर पाए। जो कि क्या लीड करेगा, अगर उनकी फैमिली में कम पर्सन रहेंगे, मतलब उनके कम बच्चे रहेंगे, तो वो उन्हें बेहतर जो है लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, इन्वायरमेंट भी सही रहेगा और उन जो लाइफस्टाइल मेंटेनेंस होगा वो भी उनका सही रहेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में फैमिली प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सेकंड देखते हैं
improved health, promotes maternal and child health by spacing out pregnancies, reduction health risk for mother and children's। जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स है इनके हेल्प से मदर मतलब कपल जो दो बच्चों के बीच का डिफरेंस है वो डिसाइड कर सकती है, जिससे क्या होगा, अगर दो बच्चों के बीच में एक पर्टिकुलर सेफ डिफरेंस रहेगा तो दोनों मतलब मदर की जो हेल्थ है वो भी तब तक दूसरे फर्स्ट बच्चे की डिलीवरी होने से सेकंड बच्चे की डिलीवरी होने तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ताकि वो दूसरे बच्चे को भी प्रॉपर जो है केयर प्रोवाइड कर सके, वॉर्म में भी और बाहर मतलब उसकी बर्थ के टाइम पे भी जो लेबर के ड्यूरेशन में जो भी प्रोसीजर्स होती है वो प्रॉपरली कर पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है फैमिली प्लानिंग के मेथड के थ्रू पॉसिबल है, और फैमिली प्लानिंग की मेथड इसमें बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है। और जो बच्चे की हेल्थ होती है, जो फर्स्ट बेबी है, अगर सेकंड बेबी बच्चे उस पहले बच्चे के थोड़े टाइम बाद ही आ जाता है, मतलब तो पहला जो बच्चा है उसे भी पर्टिकुलर स्पेस नहीं मिल पाती, जिसके कारण उसकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, मदर की हेल्थ भी अफेक्ट होती है और सेकंड बेबी की हेल्थ भी अफेक्ट होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो मोबिलिटी और मोर्टेलिटी है उन रेट्स का बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर इन दो बच्चों के बीच में अगर डिफरेंस रहेगा तो जो मदर और बेबी दोनों की हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है। थर्ड देखेंगे हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अलाउस फैमिली टू allocate resources effectively, improving the financial stability and quality of life फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जैसे कि इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेंगे फैमिली प्लानिंग से, जैसे कि फैमिली में जितने कम बच्चे रहेंगे फैमिली उतने अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएगी और जो अपने बच्चों को एक प्रॉपर केयर है वो प्रोवाइड कर पाएगी। तो इसमें जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है। देन फोर्थ आता है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है कि अगर with fewer children, parents can provide better education and opportunities for each children, leading to better prospect for the future। अगर फैमिली में बच्चे कम रहेंगे तो पेरेंट्स उन्हें अब अच्छी से अच्छी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो वो हर किसी बच्चे को उतना अमाउंट पे करके जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे पाएंगे, और जिससे कि जो है फ्यूचर पर बच्चे के फ्यूचर पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर कम बच्चे होंगे तो फैमिली भी जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपरली प्रोवाइड कर पाएगी और सोसाइटी में भी ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, जिसके कारण से जो है उसका फ्यूचर अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है। अब फिर देखते हैं बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। फैमिलीज कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड ओवरऑल वेल बीइंग फॉर फेवर चिल्ड्रन। अगर कम बच्चे रहेंगे तो फैमिली जो है उसे बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या होगा कि वो बच्चा बीमार नहीं होगा, जिससे वो जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छे से ले पाएगा और अदर जो भी फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से ले पाएगा। तो कम बच्चों में जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा अच्छे से बच्चों की हेल्थ पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है। देन फोर्थ आता है एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड द एनवायरमेंट, कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर एनवायरमेंट में मतलब जो क्राउड है वो कम रहेगा तो एनवायरमेंट भी ज़्यादा अच्छे से क्लीन रहेगा और एनवायरमेंट का डेवलपमेंट भी अच्छे से होगा। ठीक है। अगर फैमिली प्लानिंग अगर प्रॉपरली वर्क करती है तो पॉपुलेशन का जो वर्क है, पॉपुलेशन का जो लोड है एनवायरमेंट पे वो भी कम रहेगा। देन 7 देखते हैं रिडक्शन इन पोवर्टी, मतलब गरीबी में भी रिडक्शन आएगा, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम होंगे तो गरीबी भी
कम होगी। बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फैमिलीज कैन इन्वेस्ट मोर इन ईच चाइल्ड फ्यूचर, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अगर जैसे कि फैमिली में बच्चे कम रहेंगे तो अच्छे से एजुकेट हो पाएंगे, उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो भी सही रहेगा, तो क्या होगा, वो अपने खुद के लिए, अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से ग्रो करेंगे, और जिससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री की गरीबी है, भुखमरी, ये सारी चीज़ें कम हो जाएगी और एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं सोशल बेनिफिट्स। फैमिली प्लानिंग हेल्प इन द ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर सोसाइटी बाय इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, reducing social inequality एंड प्रमोटिंग बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल। यानी कि सोशल बेनिफिट्स भी होंगे, जैसे कि फैमिली प्लानिंग जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और जो हेल्थ स्टेटस है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करती है, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो फैमिली प्लानिंग जो होती है, इससे सभी प्रोस्पेक्ट से ये जो ह्यूमन है उसे हेल्प मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इसकी मेथड्स की, फैमिली प्लानिंग की क्या क्या मेथड्स होती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग की जो मेन होती है, दो मेथड होती है, एक तो टेम्पररी मेथड होती है, देन सेकंड आता है परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड में बहुत सारी मेथड है, हम परमानेंट मेथड जो सिर्फ दो होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो आता है मेल स्टरलाइजेशन एंड देन आता है फीमेल स्टरलाइजेशन। हम इन्हें ब्रीफ में आगे देखेंगे। ठीक है, पहले हम इसके नाम ले लें उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे टेम्पररी मेथड। टेम्पररी मेथड में आता है नेचुरल मेथड, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, देन आता है बायोलॉजिकल मेथड, देन आता है केमिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड्स और इमरजेंसी मेथड्स। ठीक है, आगे देखते हैं नेचुरल मेथड्स में कुछ मेथड्स जैसे कि आती है एब्स्टिनेंस, सेकंड आती है कोइटस इंटरप्ट्स, देन थर्ड आती है लैक्टेशनल एमनोरिया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके बाद आती है बायोलॉजिकल मेथड, देन आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ है जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म्स आती है, जेल आते हैं, क्रीम्स आती है, वेजाइनल टैबलेट्स आती है, या फॉर्म्स आता है। ठीक है, उसके बाद मैकेनिकल मेथड्स में देखते हैं, इसमें जो है मेल फीमेल कॉन्डम आ जाएंगे, देन आता है डायफ्राम आ जाता है, फीमेल कैप आ जाता है, फीम कैप आ जाता है, उसके बाद ली शील्ड आ जाती है, स्पॉन्जेस आ जाते हैं, और इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आ जाती है। अब हम इनका ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट देखेंगे हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड, कि परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स क्या होती है। स्टरलाइजेशन फॉर मैन एंड वुमेन इज़ परमानेंट मेथड फॉर इंडिविजुअल हु डू नॉट वांट एनी चिल्ड्रंस। यानी कि परमानेंट जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स है वो ऐसी मेथड्स होती है जो ऐसे लोगों के लिए होती है जिन्हें फ्यूचर में कोई भी बेबी नहीं चाहिए होता है। ये परमानेंट मेथड होती है, इसके आगे ये मेथड चेंज नहीं होती, मतलब इसके बाद में जो है मेल और फीमेल फिर से जो है बेबी कंसीव करने की प्रॉपर्टीज़ खो देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, उनके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जिसकी वजह से वो बेबी कंसीव कर पाए। ठीक है, तो ये परमानेंट मेथड होती है, लाइफ टाइम के लिए होती है। ठीक है, दिस मेथड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एनीवन हु वांट हैव अ चिल्ड्रन इन फ्यूचर। ये ऐसे लोगों के लिए प्रॉपर, मतलब ऐसे लोगों के लिए नहीं होती जो जिन्हें फ्यूचर में मतलब बच्चे चाहिए होते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए होती है जिनके फ्यूचर प्लान सेट होते हैं, मतलब उनके अगर बच्चे ऑलरेडी हो गए हो तो वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं, एक तो वैसेक्टॉमी होता है जो मेल स्टरलाइजेशन होता है, देन आता है ट्यूबेक्टॉमी जो फीमेल स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, अब सेकंड देखेंगे हम टेम्पररी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। बी पॉइंट जो है टेम्पररी मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फर्स्ट है इसमें नेचुरल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग डू नॉट इंटरफेयर विद पर्सनस हेल्थ
एंड दीज नॉट हैव साइड इफ़ेक्ट्स। जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स होती है ये किसी भी पर्सन की हेल्थ को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते और ना तो इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट होते, क्योंकि ये नेचुरल मेथड्स होती है, ठीक है। और इन केस कुछ एरिया में, मतलब इन केस जो नेचुरल मेथड होती है वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर जो कोई भी नहीं यूज़ करता है तो उनके केस में जो है इसके साइड इफ़ेक्ट कभी शो नहीं होते हैं और ये 100% इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। The only method which are 100% effective are total abstinence, removal of ovaries and castration, ठीक है। अदर मेथड्स आर नॉट 100% इफेक्टिव, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेचुरल मेथड, फर्स्ट आता है एब्सटिनेंस, देन सेकंड आता है विड्रॉल मेथड, देन थर्ड आता है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। जो एब्सटिनेंस होता है इसमें कपल के माइंड पे संयम रख के वर्क किया जाता है, मतलब इसमें कोई भी इंटरकोर्स या फिर एक्टिविटीज़ नहीं होती है जो कि 100% इफेक्टिव होती है। देन सेकंड आता है विड्रॉल मेथड, देन थर्ड देखते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड में क्या होता है, जब मदर बेबी को मतलब जन्म देती है तो उस टाइम पे वो बेबी को फीड कराते रहती है, तो उस लैक्टेशन के कारण उसका जो पीरियड है वो रेगुलर नहीं होता है या जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होता है जिस ड्यूरेशन में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है, ठीक है। देन सेकंड देखते हैं हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। हार्मोनल मेथड्स आर इफेक्टिव इफ़ यूज्ड प्रॉपरली। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है अगर प्रॉपरली मतलब प्रॉपरली ली जाए तो ये वर्क करती है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी होते हैं और इनके जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं उसके अंदर जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें इसका एक टाइप है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कंबाइंड contraceptive contain low doses of synthetic estrogen and progesterone like hormones produced by the body to regulate the menstrual cycle। इसके जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती है इसके अंदर सिंथेटिक रूप से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डला हुआ होता है जो कि बॉडी के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको मेंटेन करती है, यानी कि जो मेंटेन करके रखती है जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये इनहिबिटर्स आते हैं जो कि कॉक्स इनहिबिटर्स ओवुलेशन एंड थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस एंड चेंज स्पर्म ट्रांसपोर्ट। जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव होती है ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो ओवम तक नहीं जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। जिस दो टाइप की जो है कॉमनली कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती है जिसमें एक आते हैं माला एन और एक माला डी, ठीक है। सेकंड देखते हैं इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। Injectable contraceptive contain hormonal drug, both progesterone and estrogen, that provide women with safe and highly effective contraceptive protection for 1 month। ये इसमें क्या होता है, इंजेक्शन होते हैं जिसके अंदर प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक फीमेल को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Hormonal injections are one of the most effective reversible methods of birth control। मतलब जो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं ये हाईली इफेक्टिव मेथड्स होती है। थर्ड देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड रैली on natural body process to prevent pregnancy. These involves tracking the woman's menstrual cycle to determine her
fertile days and avoiding intercourse during that time। बायोलॉजिकल मेथड्स में क्या होती है कि जो वुमन होती है वो अपने फर्टाइल डेज को काउंट करके रखती है कि इतने ड्यूरेशन से इतने ड्यूरेशन तक मेरा फर्टिलिटी टाइम होगा, तो उस टाइम जो है इंटरकोर्स अवॉइड करके दूसरे टाइम पर किया जाता है, जिससे कि ये एक नेचुरल मेथड होती है कॉन्ट्रासेप्टिव की और जो वर्क करती है। ठीक है, जिसकी 3 मेथड होती है। कैलेंडर मेथड होती है, देन सेकंड आता है टेम्परेचर मेथड होती है, देन थर्ड आता है म्यूकस एंड सर्वाइकल चेंजेस। ठीक है, अब फोर्थ देखेंगे हम केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स हैव स्पर्मिसिडल इफेक्ट्स। मतलब केमिकल मेथड में कुछ केमिकल्स आते हैं जो यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि जो स्पर्म को वजाइना के अंदर किल कर देते हैं। स्पर्मिसाइड्स वर्क बाय किलिंग स्पर्म और मेकिंग स्पर्म अनेबल टू मूव टूवर्ड्स द एग्स। मतलब ये स्पर्म को किल कर देते हैं या फिर स्पर्म को ऐसा कर देते हैं कि वो जो एग होता है वहाँ तक ना जा सके। अब इसके कुछ फॉर्म्स है केमिकल मेथड्स के जो यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आता है फोम्स आता है, वेजाइनल टैबलेट्स आती है, जेल्स आते हैं, जेलीस आती है एंड क्रीम्स आती है और कुछ फिल्म्स भी आती है। ठीक है, लास्ट देखेंगे हम मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट द स्पर्म एंड एग फ्रॉम मीटिंग। मतलब जो मैकेनिकल मेथड्स होती है ये ओवम और जो स्पर्म होता है उसके मीटिंग को ही रोक देता है, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। दीज आर ऑल डिवाइसेस दैट कैन बी इंसर्टेड इन टू द वेजाइना टू ejaculated sperm from passing through the cervix and entering the womb। मतलब ये जो डिवाइसेस होती है ये स्पर्म को बाहर ही रोक लेती है ताकि वो एग तक ना पहुंच पाए और प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। ठीक है, ये कुछ इसके मेथड्स है जिसमें आता है मेल फीमेल कॉन्डम आता है, डायफ्राम आता है, फेम कप आता है, फिर ली शील्ड आती है, देन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आती है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ओवरी में इंसर्ट की जाती है, सॉरी ओवरी नहीं, यूट्रस में इंसर्ट की जाती है, जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।